इज इट रिकॉर्डिंग? ओके, देखिए तो रोमांटिसिज्म का मतलब बताते हैं। रोमांटिसिज्म का मतलब हो गया कि कल्चर, रोमांटिसिज्म मतलब कल्चर, याद है क्या, उससे रिलेटेड है। तो इससे पहले तो वॉर के थ्रू लोगों को क्या किया गया, फीलिंग लाया गया नेशनलिज्म का, लेकिन रोमांटिसिज्म में चेंज हो गया सिनारियो, वहां पर लाया गया कल्चरल के थ्रू, कल्चर जैसे पोएट्री के थ्रू, फोक डांस, फोक कल्चर, स्टोरीज, इसके थ्रू लोगों में सेंस ऑफ नेशनलिज्म लाया गया, मतलब देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना भरा गया उसके थ्रू। उसमें क्या किया, क्रिटिसाइज किया गया किस चीज को, साइंस के लॉजिक को इग्नोर किया गया, कोई भी लॉजिक को इग्नोर कर दिया गया, बोला कि जो है इमोशंस को जनरेट किया गया, लोगों के अंदर इमोशंस लाए गए, जनरेट किया गया। और इमोशंस और दो चीज थे, इंट्यूशंस या फिर उसमें मिस्टिकल चीज़ें थी, धार्मिक चीज़ों से लोग कनेक्ट कर दिया गया, तो लोगों को फाइनली सेंस ऑफ नेशनलिज्म आ गया। अब वहां पर एक लैंग्वेज का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, लैंग्वेज। तो पूछेगा अलग से क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोल ऑफ लैंग्वेज इन अवेकनिंग ऑफ, मतलब लाने में, इन अवेकनिंग ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ यूरोप। यूरोप के लोगों में लैंग्वेज का क्या रोल रहा उसको फील करवाने के लिए कि नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, पहले रोल ऑफ लैंग्वेज लिख दिया है, और आप अलग से क्वेश्चन पूछेगा तो ये लिख देंगे, या पूरे पूछेगा क्या क्या रोल, किस किस का रोल रहा, तो कल्चर का रोल रहा और लैंग्वेज का भी रहा। देखिए लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, मतलब लैंग्वेज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन किस चीज में, इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स मतलब देशभक्ति के प्रति जो इमोशंस होते हैं, सेंटिमेंट मतलब क्या, इमोशंस, भावनाएं, वो सेंस जनरेट करने में लैंग्वेज वाज आल्सो टू मच कंट्रीब्यूटिंग, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया लैंग्वेज ने भी। तो क्या क्या किया देखिए, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया इन्होंने। उसने दिखाया है कि आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, रशिया ने क्या किया, पोलैंड पे ऑक्यूपाई कर लिया था, उसको अपने में मिला लिया था। शुरुआत में तो उसे बांट दिया गया था, इससे पहले बताए थे, अलग कर दिया, डिवाइड कर दिया था, लेकिन उसने क्या, रशिया उस पर पोलैंड पे अटैक कर लिया। जब अटैक कर लिया ना, तो वो चाहता था कि वहां पर अपना लैंग्वेज बोले, रूस का लैंग्वेज रसिया हो गया, तो रशियन लैंग्वेज वहां पर बोला जाए, तो रसिया के लोग उसको प्रमोट करना चाहते थे, वहां की जो गवर्नमेंट थी। लेकिन पोलैंड के लोग नहीं चाहते थे कि हम अपना लैंग्वेज छोड़े, वो अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर को प्रिजर्व, बचा के रखना चाहता था। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब उसको कब्जे में ले लिया, किसको, पोलैंड को, और जो पोलिश लैंग्वेज था उसको बंद करने की कोशिश किया। जैसे उस पर अटैक कर दिया तो पूरा अपना सेना उसका फैल गया हर जगह से, सोल्जर। तो उसने फोर्स किया कि सारे स्कूल्स में, जो ऑफिस में जो भी यूज कर रहा है पोलिश लैंग्वेज, पोलैंड का लैंग्वेज, उसको बंद कर दिया जाए। मतलब स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिस में जो पोलिश लैंग्वेज बोला जाता था, जब रशिया का उस पर इन्वेड हो गया, आक्रमण हो गया, तो उसे बंद कर दिया गया। और किसको प्रमोट किया, अपने लैंग्वेज को, अपने उसका अपना लैंग्वेज क्या था, रशियन लैंग्वेज, उसको प्रमोट किया ताकि हमारा कल्चर यहाँ पे चले। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे अंग्रेज आया था, अंग्रेज अपना लैंग्वेज थोप रहा था हम लोगों पे कि सब के सब ज्यादा से लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोले, तो अपना कल्चर स्टैब्लिश करना चाहता था। वेयर इज योर अटेंशन, इज दिस टू मच क्लियर? अटैक किया तो अपना लैंग्वेज चलाना चाहता था, और उसमें कई सारी जगह बैन कर दिया। उसके बाद है 1831 में क्या हुआ, 1831 में लोगों ने इसके अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया, अपहीवल, कल लिखा है था अपहीवल, विद्रोह कर दिया, रिवॉल्यूशन। लोगों ने बर्दाश्त नहीं हुआ, लोगों ने इस अटेम्प्ट किया, कोशिश किया कि चलो हम जो रसिया हम पे अटैक किया है उसको हम वहां से अपरूट कर, उखाड़ के फेंक दे, यहाँ से उसकी रूल को खत्म करें। तो रिवोल्ट अगेंस्ट रसिया, रूल फेल्ड, लेकिन ये फेल हो गए, उसको हटा नहीं पाए। जो रसिया थे उनके पास जो अटैक किया था, उनके पास नई टेक्नोलॉजी था और पोलैंड के पास उतना नहीं था, ये लोग जो है फेल हो गए, उसको जो है रूल से नहीं हटा पाए। तो इसका परिणाम क्या हुआ, तो क्लर्जी मैन, क्लर्जी मतलब क्या, पंडित जो चर्च में रहते हैं, क्लर्जी, पुजारी, तो उन्होंने क्या किया, पोलिश लैंग्वेज एज वेपन, उसने हटा तो नहीं पाया, लेकिन उसने क्या किया, अपने लैंग्वेज को और भी ज्यादा प्रमोट करने के लिए, पोलिश लोग के जो क्लर्जी थे, उसने क्या किया, उससे एक वेपन बना लिया, हथियार बना लिया। रिवोल्ट तो फेल हो गया, लेकिन उसको अपने लैंग्वेज को, पोलिश लैंग्वेज को बोला कि हम लोग नहीं जो है अपना लैंग्वेज को छोड़ेंगे, और वो उसे अपना एक वेपन बना लिया, हथियार की तरह यूज किया।
ये क्वेश्चन पूछा है, वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, मतलब पूरे नेशन में अपना प्रतिरोध जताने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि यस वी आर अलाइव, हम लोग मरे नहीं, हम लोग जिंदा है। तो उसने किस चीज को अपना वेपन बनाया? पोलिश लैंग्वेज को। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, हाउ पोलिश लैंग्वेज वाज अ नेशनल रेजिस्टेंस फॉर द पीपल ऑफ पोलैंड। पोलैंड के लोगों के लिए नेशनल रेजिस्टेंस कैसे बन गया? बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू लीव देयर कल्चर, दे वांट टू प्रिजर्व देयर कल्चर, देयर लैंग्वेज। So after the revolution, after the revolt against Russia was failed, they used their Polish language as their weapon of national resistance. National resistance समझ गए? मतलब अपना प्रतिरोध दिखाने के लिए यस वी आर अलाइव, हम लोग जिंदा है। उसके बाद है पॉलिश लैंग्वेज इस तरह से कंटिन्यू रहा। वैसे तो गवर्नमेंट, रशिया गवर्नमेंट उसको क्रश करना चाहता था, सप्रेस दबा देना चाहता था इस बात को, लेकिन फिर भी वो लोग अपने आपस में वही लैंग्वेज यूज करते थे, पॉलिश। कंटिन्यू चलता रहा और लोगों ने और भी ज्यादा इसको वैरायटी ऑफ यूजेस का बढ़ा दिया, जैसे चर्च में यूज करने लगे, रिलीजियस एक्टिविटीज में अपने पॉलिश लैंग्वेज को और बढ़ावा देने लगे। ऊपर से रशिया चाहता था हमारा यूज हो, लेकिन ये लोग अपने आप को लैंग्वेज को प्रमोट कर रहा था। इसका रिजल्ट क्या हुआ? फाइनली रशियन गवर्नमेंट को जो है गुस्सा आ गया और जो भी पंडित पुजारी था सबको पकड़ के जेल में डालने लगा कि मेरा बात नहीं मानोगे तो लो सजा भुगतो, पनिशमेंट देने लगा। इसका रिजल्ट ये निकला कि जो भी प्रीस्ट थे, वही जो क्लर्जिस्ट थे या बिशॉप्स मतलब हो गया जितने भी क्लर्जी है उसका जो हेड है, ये बहुत सारे पंडित है, पंडितों का एक महापंडित होता है, तो उन सबको क्या किया? सेंड टू जेल, उसे जेल भेज दिया या उसे साइबेरिया भेज दिया। साइबेरिया रूस में ही है, पड़ता है, बहुत ठंडा प्रदेश है, तो साइबेरिया भेज दिया या फिर उसे जेल में डाल दिया। ये कैसे रिजल्ट क्या निकला पता है? ये लोग नहीं माने, एक्सेप्ट नहीं किए, फाइनली यूज अपने लैंग्वेज कर ही रहे थे, तो उनको जो है जेल भेज दिया। बिशॉप्स, ये याद रखिए, उनको साइबेरिया भेज दिया। इस तरह से जेल भी भेज दिया, लेकिन फिर भी लैंग्वेज का यूज चलता ही रहा। कह कि पॉलिश लैंग्वेज सिंबल ऑफ स्ट्रगल। पॉलिश लैंग्वेज क्या बन गया? एक स्ट्रगल का सिंबल बन गया, क्योंकि इतने समय से लैंग्वेजों के लेके लड़ रहे हैं। लैंग्वेज ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। रशिया का जो डोमिनेंस था, प्रभाव था ना, उसके अगेंस्ट में एक सिंबल बन गया क्या? पॉलिश लैंग्वेज स्ट्रगल का सिंबल बन गया। क्लियर है? जैसे कि अभी, जैसे आपको पता होगा कि 2003 ईस्वी से ही मिथिला अलग है, आप लोग जानते हैं, हम लोग मैथिली बोलते हैं, तो यहाँ के लोग का डिमांड है कि हम लोग का एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाए, अलग राज्य बना जाए, राज्य स्टेट बना दिया जाए, क्योंकि यहाँ मैथिली बोला जाता है। तो लैंग्वेज क्या है? एक तरह से वेपन है, हथियार है, कि इसी के बल पे हम बोल रहे हैं कि हम एक स्टेट चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर लैंग्वेज को अपना एक, उन्होंने एक वेपन बना लिया, हथियार बना लिया। वही उसका स्ट्रगल था, वो एक स्ट्रगल का प्रतीक हो गया। किसके अगेंस्ट में? तो रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट में। तो लैंग्वेज इस तरह से रोल रहा, मतलब लोगों के अंदर फाइनली जो है नेशनलिज्म लैंग्वेज के बदौलत भी है, लैंग्वेज भी लेके आया। क्लियर है? विदाउट, तो चलिए अब आप क्या पोलिश लैंग्वेज फाइनली कंटिन्यू चलता है। जेल भेज दिया, फिर भी लोग, तो पंडितों को ना जेल भेजा था, नॉर्मल पीपल तो था ही वहां, तो वो लोग तो लैंग्वेज यूज कर ही रहा था। तो लैंग्वेज यूज हो रहा था, तो फाइनली ये बोला गया कि ये जो है लैंग्वेज हमारा क्या बन गया? सिंबल ऑफ स्ट्रगल। हम लोगों ने किस तरह से स्ट्रगल किया है अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस, रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। वो कौन सा वेपन से? पोलिश लैंग्वेज एक वेपन हो गया, हथियार हो गया, उसको अपना एक जरिया बना करके हम उसके अगेंस्ट में युद्ध लड़े हैं। कोई एक इशू होना चाहिए ना, मान ली सरकार के अगेंस्ट में है तो कोई इशू होगा तब ना, कोई बात को लेकर सरकार के अगेंस्ट करेंगे, अगेंस्ट में जाएंगे। तो वहां पे ये इशू था, उसको क्रश करना चाहता था, वो अपना रशियन लैंग्वेज यहाँ पर अप्लाई करना चाहता, लेकिन ये लोग अपने पोलिश लैंग्वेज को प्रिजर्व करके बचा के रखे और इससे ही अपना एक जरिया बना लिया, उससे ही सिंबल ऑफ स्ट्रगल बना लिया उन लोगों ने। तो चलिए इसको हम आपको लिखा देते हैं। आपको ये नहीं लिखना है, ये आपको रूल, ये 2 पॉइंट लिखना है। पॉइंट 1 लिखाए थे, लिखे रोल ऑफ लैंग्वेज, ये लिखना बस। पॉइंट 2, हाँ उसमें पॉइंट 1 दिए थे ना, हाँ पॉइंट 1, ये पॉइंट 2। यहाँ रोल ऑफ लैंग्वेज, रोल ऑफ लैंग्वेज।
चलिए बोलते हैं, लिखिए पॉइंट 1, नहीं पॉइंट, पहले पॉइंट नहीं लिखना है, पहले इसे लिखिए। लैंग्वेज टू प्लेड, वही बात हुआ ना, टू मतलब ये होता है भी। लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, to played an important role in developing nationalist sentiments, in developing nationalist sentiments. In developing nationalist sentiments, and look at the board. Point 1 लिखिए। After Russian occupation, after Russian occupation, after Russian occupation, the Polish language, Polish, the Polish language was banned. Polish language was banned, was banned in schools, in schools, and Russian language, and Russian language was imposed, was imposed, IMPOSED, was imposed everywhere, everywhere. चलिए पॉइंट सेकंड लिखे। In 1831, in 1831, 1831, when a revolt, when a revolt, when a revolt against against Russian rule, against Russian rule failed, against Russian rule failed, many members of the clergy, many members of the clergy, CLERGY, clergy in Poland, many members of the clergy in Poland began to, अगला पॉइंट बाद में लिखिएगा, began to use Polish language, began to use Polish language as a weapon of national resistance, as a weapon of national resistance, national resistance, as a weapon of national resistance. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट लिखिए। Polish people continued to use their language, continued to use their language for church, gathering, church gathering, GATHE
RING, gathering, and church gathering, and all religious instruction, religious instruction, INSTRUCTION, instruction. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एज अ रिजल्ट, इंस्ट्रक्शन मतलब आदेश, ऑर्डर, in as a result, next point, as a result a large number of priests, as a result a large number of priests, PRIEST, प्लूरल बना दिए, प्रिस्ट में एस जोड़ दिए, प्रिस्ट, and bishops, bishops, bishops मतलब समझ गए ना, हेड ऑफ द क्लर्जी, बहुत सारे पंडितों का हेड, क्लर्जी का हेड, bishops were put in jail, were put in jail or sent to Siberia by Russian government, लास्ट पॉइंट लिखिए, 10 THUS, मैथ में पढ़े ना 10, इस प्रकार 10, द यूज ऑफ पोलिश लैंग्वेज, became the symbol of the struggle against Russian dominance, इट्स ओवर। देखिए एक बार हम इसको बताते हैं, आप लोग कैसे इसको रिवाइज करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। अगर जितना पढ़ते हैं, अगर उसको 3 लाइन 4 लाइन में नहीं लिख पाते हैं, इसका मतलब वो टॉपिक समझ में नहीं आया है। अगर एक टॉपिक को अगर बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में लिखना पड़ रहा है, इसका मतलब वो टॉपिक अच्छे समझ में नहीं आया है। कोई टॉपिक समझ में आएगा तो समझ उसका जो कोर पॉइंट है आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे रिवाइज करना है आप लोगों को, देखिए हम बताते हैं। जैसे आपको तो सारा चीज़ याद हो गया, याद नहीं होगा तो फिर पढ़ना कैसे। देखिए पहले हम लोग पॉइंट ऐसे लिखेंगे, पहले एक पॉइंट पढ़ लिए, शॉर्ट पॉइंट याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए शॉर्ट में पॉइंट बनाएंगे। जैसे अटैक लिख देंगे, अटैक पोलैंड। अब यहाँ पे अटैक पोलैंड से हमको क्या मतलब है, मतलब रशिया ने पोलैंड पे अटैक किया और अटैक करके उसने अपने लैंग्वेज को इम्पोज करने की कोशिश किया और वहाँ के जो पोलिश लैंग्वेज था उसको स्कूल ऑफिस से बंद कर दिया। इतना चीज से निकल गया, इतना लिखा है, दूसरे को तो इतना ही लगेगा, लेकिन आपको इसके पीछे का स्टोरी बताना चाहिए। ऐसे करके आपको घर पे रिवाइजन करना चाहिए। ये पॉइंट लिखेंगे, फिर दूसरा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए जो लोगों ने जब अटैक किया तो लोगों ने उसके अगेंस्ट में आवाज उठाया, तो यहाँ पे लेते हैं रिवॉल्ट फेल हो गया था, रिवॉल्ट फेल्ड। देखिए शॉर्ट में ऐसे लिखना था, फेल्ड मतलब इसके अगेंस्ट में जो पोलैंड के लोग थे ने उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, रशियन गवर्नमेंट के ऊपर, बट दे फेल्ड, वो फेल्ड हो गया, वो लोग फेल्ड हो गया। उसके बाद क्या, देखिए उसके बाद क्या हुआ था, क्लर्जी लोग अपने उस लैंग्वेज को एज वेपन यूज किया। तो इसके बाद पॉइंट लिख देंगे वेपन, वेपन की तरह किसको यूज किया, पोलिश लैंग्वेज को क्लर्जी लोगों ने
एज ए वेपन यूज किया। और ये पॉइंट आपको जरूर लिखना है, जो एनसीईआरटी का लैंग्वेज रहता है उसको आप अंडरलाइन कर देंगे एग्जाम में, हम बताएंगे लास्ट में लिखने का तरीका। तो वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, जैसे ये लाइन जब लिखेंगे ना क्वेश्चन में, तो इसको अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है, इस पर तुरंत आपका मार्क्स जो है बहुत हाइक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेपन की तरह यूज किया क्लर्जी लोगों ने इस लैंग्वेज को। फिर ये पॉइंट बना लिए, फिर देखिए थर्ड पॉइंट बना लेंगे हम लोग कि इसको जो है कहाँ पे यूज किया, चर्च में यूज किया उन लोगों ने, इसको यूज किया चर्च में यूज किया, रिलीजियस एक्टिविटीज में यूज किया, या इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज किया, और जिसके कारण यहाँ पे रिजल्ट बना, इसके रिजल्ट ले देंगे। रिजल्ट एज ए रिजल्ट मतलब होता है परिणाम स्वरूप। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, एज ए रिजल्ट ये हुआ कि जो भी क्लर्जी मैन थे या फिर बिशॉप्स थे, यहाँ क्लर्जी मैन थे, उन सबको दे वर सेंट टू जेल और दे वर सेंट टू साइबेरिया भेज दिया गया उनको। इसका मतलब ये हो गया। अगला पॉइंट लिखेंगे, ये लास्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि फाइनली जो है लैंग्वेज एक स्ट्रगल का सिंबल बन गया। लैंग्वेज बिकेम द सिंबल ऑफ ए स्ट्रगल फॉर द पीपल ऑफ पोलैंड अगेंस्ट द रशियन गवर्नमेंट या द रशियन डोमिनेंस। देखिए कुछ नहीं हम लिखे यहाँ पर, आपको ये बस ऐसे शॉर्ट में लिख करके आपको जो ये पूरा तो फेयर कॉपी हो गया, लेकिन आपको जो रिवीजन करेंगे तो आपको ये पॉइंट्स बना लेना है। अच्छा इसमें ये हुआ था तब ना आप देख पाएंगे, हर बार उसको बार बार पढ़ेंगे तो पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है आपको, इसमें इसके पीछे का स्टोरी छिपा होना है, क्या छिपा हो ये आपको याद होना चाहिए। तो चलिए आगे इसके आगे देखते हैं। पॉज फॉर मोमेंट। यस देखिए ये टॉपिक आपको बुक में दिया हुआ है, हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट्स। जिसमें हंगर के बारे में, हंगर मतलब हो गया भूखमरी, भूखमरी मतलब इकोनॉमी की स्थिति से बात कर रहा है, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी वहां पे। हार्डशिप मतलब क्या क्या डिफिकल्टीज थी, हार्डशिप का मतलब डिफिकल्टीज, ठीक है। तो देखिए अभी हम पहले बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या था, मतलब आर्थिक स्थिति सिचुएशन कैसी थी इन यूरोप इन 1830 ऐसा लगा, इसका मतलब उसके अराउंड, उसके आगे के सालों में, कुछ अगले कुछ 10 सालों की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला कि 1830 के अराउंड इकोनॉमिक हार्डशिप, बहुत ज्यादा हार्डशिप था, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्टीज देखने को मिला इकोनॉमिकली, मतलब आर्थिक रूप से यहाँ के लोग बहुत ज्यादा गरीब थे यूरोप में, जिसको हम आज बोलते हैं बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, वो उस वक्त बहुत ज्यादा पोवर्टी थी, वहां पे गरीबी थी। वहां पर हुआ क्या कि 1830 के अराउंड जो पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, हाईली इंक्रीज हो गया, उस यूरोप की जो पॉपुलेशन थी 1830 के अराउंड बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो गया, बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ा। उस वक्त क्या हुआ, जॉब सीकर्स, सीकर मतलब होता है जॉब की तलाश करने वाला, खोजने वाला, करे जो जॉब की तलाश कर रहा था उसका नंबर बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गया उसका, तो उसका नंबर भी बढ़ गया, लेकिन जॉब्स कम हो गए या एम्प्लॉयमेंट कम हो गए, मतलब बेरोजगारी क्या होगी, बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, लोग ज्यादा हो गया और जॉब कम हो गया, जॉब नहीं मिला तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, डिफिकल्टीज हो गया, इसका मतलब हार्डशिप आ गया। पीपुल माइग्रेटेड फ्रॉम विलेज टू सिटीज, लोग क्या होते हैं कमाने के लिए, क्या होते हैं विलेज से लोग सिटीज की तरफ आते हैं अपने वेजेस के लिए, मजदूरी कमाने के लिए, तो लोग शिफ्ट हो रहे थे, अभी के समय भी लोग विलेज से शिफ्ट हो रहे हैं टाउन की तरफ, बिकॉज दे हैव लाइवलीहुड है, उनका जो है खाने पीने का यहाँ पर जुगाड़ हो जाता है, टाउन में कमा लेते हैं, कहीं पे कुछ करके ठेले चला लिए, कुछ कर लिए, कमा लिया। तो एक शहर की तरफ लोग माइग्रेट किया फ्रॉम विलेज टू सिटीज फॉर देयर लाइवलीहुड, बिकॉज क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, इसी वजह से। उसमें एक और समस्या आ गई कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स थे, जो मैन्युफैक्चरर्स थे छोटे मोटे, उनको बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, किससे, तो मशीन मेड चिप, मशीन मेड से जो सामान आती थी, आपको पता है सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे, किसी को याद नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्ट्री कहाँ पे स्टार्ट हुआ, कौन से कंट्री में, इतना अच्छा से बताया फिर भी नहीं याद, इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, इंग्लैंड के बाद फ्रांस और जर्मनी में पहुंचा था, तो सबसे पहले इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया, मतलब फैक्ट्री वगैरह कल कारखाने लग चुके थे वहां पे, और वहां जब फैक्ट्री जो स्टार्ट हुआ तो कपड़े कहाँ बनेंगे, फैक्ट्रीज में बनेंगे, और कपड़े फैक्ट्रीज बनेंगे तो सस्ते बन जाएंगे, जल्दी बनेगा, ज्यादा मात्रा में बनेगा, अच्छा कपड़ा बनेगा, हाथ से बनाएंगे तो उसमें क्या टाइम लगेगा, और क्वालिटी भी उस तरह का नहीं होगा, या फिर उतने अच्छे क्वालिटी का आप नहीं बना सकते, लोग लिए जो डिजायर है उतना नहीं बना सकते, तो स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स थे यूरोप में, और उधर स्टार्ट हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके कारण मशीन मेड कपड़े आने लगे, टेक्सटाइल, खास कर ये टेक्सटाइल में इफेक्ट किया इसको, टेक्सटाइल मतलब कपड़े के रीजन में, स्टिफ कंपटीशन, जो नॉर्मल लोग कपड़े बना रहे थे वो उसको कंपटीशन फेस करना पड़ा था मशीन मेड
कपड़े से, क्योंकि वो कपड़े क्या थे, चीप भी थे, सस्ते भी थे, प्लस बेटर भी थे, अच्छा भी था। तो इन लोगों का कपड़े कोई खरीद नहीं रहा था, उधर से वो बिकने लग गया, तो यहाँ पर और भी ज्यादा क्या होगा, हंगर आ गया, और भी गरीबी आ गया, और भी पॉवर्टी आ गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी जो है होम वर्कर्स, जो घर में लोग बनाते थे, छोटे मोटे फैक्ट्री होता है, कुछ कुछ काम होता है, लोग अपने घर में भी करना शुरू कर देते हैं बाहर में समय। बिहार में तो बहुत फैक्ट्री की कमी है, जो वर्कशॉप है, जो छोटे कारखाने हैं, वो सब बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए इसके वजह से, बिकॉज लोग परचेज कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे मशीन मेड कपड़े का, और दैट वाज बेटर ऑप्शन फॉर देम। इसमें एक दो पॉइंट और भी था। यही था। तो इन क्या हुआ, ये प्रॉब्लम था कहाँ पे, आपको यूरोप में था, इकोनॉमिकल ये प्रॉब्लम थी, ये समस्या थी। तो ओवरऑल अगर हम आपको बोले तो क्या समस्या थी, पॉपुलेशन बढ़ गया, इसको लिंक कर सकते हैं, पॉपुलेशन बढ़ा, बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेशन का 1830s का अराउंड, ये ध्यान रखना। पॉपुलेशन बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोग जो है विलेज से माइग्रेट किया टाउन की तरफ फॉर देयर लाइवलीहुड, और वहां पर गए, वहां पर जो है ओवर क्राउडेड, भीड़ है टाउन में, क्या ऑलरेडी पहले से ही ऑलरेडी भीड़ लगा हुआ है, उसमें वो लोग रहे, वहां पर उन्होंने काम काज किया। और उसके बाद उन्हें जो स्मॉल प्रोडक्शंस हो रहे थे, लोग जो प्रोडक्ट बना रहे थे, उसको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, किससे, मशीन मेड कपड़े से, मशीन मेड जो क्लॉथ बनते थे उससे, क्योंकि वो सस्ते थे और वो बेटर होते थे। इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर काफी प्रभाव पड़ा, और जो नॉर्मल जो घर में कपड़े बनाते थे, छोटे मोटे वर्कशॉप चलाते थे, वो सब क्या होगा, बंद हो गया, इफेक्ट हुआ, ग्रेटली इफेक्ट हुआ। इसके कारण क्या हुआ, पॉवर्टी एक तरह से पूरी यूरोप में आ गया। तो लिखिए इसको। तो आप क्या किए, ये पॉइंट लिखिए पहले, हाँ ये भी लिख लीजिए ऊपर, और ये हेडिंग दिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन यूरोप इन 1830s। तो बिना पॉइंट का पहले लिखिएगा, बिना पॉइंट का एक लाइन लिखिए पहले। The 1830s, the 1830s, the 1830s were 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 the years of were the years of were the years of great economic hardship, were the years of great economic hardship. Hardship means difficulties, hardship in Europe, in Europe, in Europe. पॉइंट फर्स्ट लिखे, पॉइंट वन लिखे आप, द पॉपुलेशन इंक्रीज रैपिडली, फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड रैपिडली, रैपिडली। सेकेंड पॉइंट लिखिए, देयर वर more job seekers, there were more job seekers than jobs, than jobs। थर्ड पॉइंट लिखिए, many people moved from villages to cities, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, small producers
small producers in town, small producers in town faced stiff competition, faced stiff stiff competition, stiff मतलब बहुत हार्ड, stiff competition from the goods, from the goods cheaply made, cheaply CHEAPLY, cheaply made by machines, cheaply made by machines in England, in England, इंग्लैंड के ब्रैकेट में लिखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, याद रहना चाहिए आपको, इंडस्ट्रियलाइजेशन, INDUSTRIALISATION, इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले इंग्लैंड में था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए स्पेशली टेक्सटाइल प्रोडक्शन, especially textile production carried out, textile production carried out मतलब चलाना, यूज करना, carried out in homes, home में एस लगा दी, homes and workshops was greatly affected, दैट्स इट। तो इस टॉपिक को बोले क्या प्रॉब्लम था इकोनॉमिकली, तो आई होप यू कैन इजिली राइट अबाउट इट। ओके, स्टॉप दिस शिवानी।